नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। कोरोना काल से बचकर अपना समय व्यतीत करते होंगे। मैं सुषमा चौथानी आपके सामने आज की कहानी पेश कर रही हूँ। कहानी का नाम है उड़ रही राख। उड़ रही राख। इसे लिखा है इंदिरा वासवाणी जी ने। पेश है कहानी। पतझड़ का मौसम। पतझड़ का मौसम। पेड़ों के पीले पत्ते झड़ने लगे हैं। सूखे पत्तों को इकट्ठा करके सफाई वाली महिलाएं ढेर लगाकर उसे जला देती हैं। पत्ते तुरंत ही जल जाते हैं, रह जाती है राख, जो हवा के तेज झोंकों से इधर उधर फैल जाती है। वह दरवाजे के बाहर ही आकर बैठा। मोहिनी ने दरवाजा खोला तो कहने लगा, क्यों इतनी सुस्त सुस्त लग रही हो? मेरे घर में तो गुलाब के फूल खिले रहते हैं। मोहिनी जानती है कि वह उसको झूठी प्रशंसा है। जब भी आता है तो ऐसे वाक्यों से बात शुरू करता है। जरूर आज भी किसी काम से आया होगा। अंदर नहीं आता, बिस्कुट खिलाओगे? उसने कहा। मोहिनी ने बाहर ही कुर्सी रख दी और प्लेट में 2-3 बिस्कुट, थोड़ी सी मिठाई और पानी का गिलास ले आई। अगर उसे अंदर आने को कहती तो कम से कम 2 घड़ी तो जरूर बैठ जाता। मोहिनी उसे देख रही थी। बिस्कुट खाते खाते कहने लगा, ये सब मेरे बड़े दामाद का दोष है। मैंने अपनी बेटी से कह दिया था कि व्यापारी का बच्चा झूठा है। तू इतनी सुंदर है, उसके साथ कैसे रह पाएगी? लेकिन मेरी बेटी के लिए क्या कहूँ? अपनी शादी में ही मुझे नहीं बुलाया। अब देख, मेरी बेटी से मार खा रहा है। लोग भी देख कैसे हैं। मेरा बेटा विलायत से मुझे सीधे पैसे नहीं भेजता, अपनी माँ को भेजता है। बाद में मेरी बेटी मुझे मनी ऑर्डर से भेजती है। अब मनी ऑर्डर आएगा तो मुझे बंबई ले जाऊंगा। जरा 2 रुपए तो देना। मेरे साथ चलकर देखना कि बंबई में मेरी क्या इज्जत है। अरबों रुपयों का धंधा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं मेरी। और उसकी आंखों में बेचारगी टपकने लगी। दादा पानी पियो। मोहिनी ने उसे गिलास दिया। वह गटागट पानी पी गया। 2 रुपए लेकर फिर कहा, लेकिन इसमें आपका दोष नहीं है। 2-4 दिन में मोहिनी के घर आता। अगर मोहिनी का पति बैठा हो तो 2-2.5 घंटे बैठा रहता। ज्यादातर रात को 8 बजे आता। उसे पता है कि खाना पकाने वाली बाई उस समय वहां होती है। कुछ दिन पहले की बात है। क्यों, निहाल कहाँ गया है? मोहिनी उत्तर दे इससे पहले चेक बुक निकालते हुए, मैं चेक लिख कर देता हूँ। मुझे बंबई जाना है, टिकट के पैसे चाहिए। मनी ऑर्डर भी आ गया है, लेकिन पोस्ट मास्टर हड़क कर गया है। मुझे बंबई तो जाना ही है। कल मैं टिकट मंगवा कर रख लूंगी, मोहिनी ने रूखे स्वर में कहा। मोहिनी जानती है कि अगर वह उसे पैसे देगी तो वह देसी दारू बोतल चढ़ा लेगा। वह दूसरे दिन आया। आते ही कहा, बाई बैठी है ना, कहो कि मैं भी खाना खाऊंगा। मोहिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों, खाना भी नहीं खिलाएगी क्या? उसने हंसते हुए कहा। मोहिनी बोली, मैं आपका खाना तैयार करवाया है। और उठकर खाने का पैकेट ले आई। वह खुश हो गया। सुन, एक प्याला, एक गिलास, एक चमची और खाना खाने के लिए एक प्लेट तो दे। धर्मशाला वाले भी चोर हैं, सारे बर्तन बेच आए हैं। और उसकी आंखों में बेचैनी टपकने लगी। निहाल, तुझे पता है रात को प्रधानमंत्री का फोन आया था। कहा, भाई, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना है। तेरी राय के बिना तो ये निर्णय नहीं हो पाएगा। वे आज रात को हवाई जहाज भेजेंगे। तुझे तो पता है कि प्रधानमंत्री ऑक्सफोर्ड में मेरे साथ पढ़ते थे, मेरी इज्जत करते हैं। फिर वह ताली बजाकर कहा, बस यहाँ से निकलूंगा तो हवाई जहाज जरूर खड़ा होगा। समय ही कितना लगता है दिल्ली पहुंचने में और वापस आने में। और खाने का पैकेट लेकर चला गया। 2-3 दिन बाद वह फिर आया, निहाल, और हंसने लगा। दिल्ली जाना ही पड़ा। मेरे रहने की व्यवस्था राष्ट्रपति भवन में की गई थी। राष्ट्रपति जी वापस आने ही नहीं देते थे। वहां सिंध की बातें भी निकली। कहने लगे, मुझे तेरे जैसे इंसान पर गर्व है।
तू सिंधियों की शान है। इस देश का राष्ट्रपति तुझे ही बनना चाहिए। उसकी आंखों में फिर बेचारगी दिखाई दी। वह खुद खड़ा हुआ और बैठ गया। डिनर पर तो कितने सारे पकवान थे। डिनर पर तो कितने सारे पकवान थे। राष्ट्रपति ने कहा, आज तेरे लिए विशेष खाना बनवाया। खाने में गोश्त भी था। निहाल, मैं क्या क्या खाता, मैंने गोश्त के सिवा कुछ नहीं खाया। निहाल, तुझे तो पता है कि मैं पतली सी केवल 3 रोटियां खाता हूँ। और उसके मुंह में पानी आ गया। मोहिनी उठकर उसके लिए खाना ले आई। घर की सादी सी 3 रोटियां देखकर उसके आंखों में खुशी झलकने लगी। मोहिनी, थोड़ा सा अचार मिलेगा? 1-2 हरी मिर्च भी हो तो लेती आ। जब गया तो मोहिनी ने निहाल से कहा, मुझे तो इसकी आंखों में देखने से डर लगता है कहीं। निहाल ने कहा, कुछ नहीं है, बस वह अतीत में खुद को खोजता रहता है। हाँ, अतीत में जब बाहर का मौसम होता था तो हर जगह फूल खिल जाते थे और पेड़ों के पत्ते हरे हरे लगते थे। तब सिंध के किसी छात्रावास में वह पुस्तकों से घिरा रहता था। दोस्त उसे कहते ही थे ज्ञान कोश। वह किस विषय पर नहीं बोलता था। किसी भी विषय पर बोल सकना उसके लिए बहुत आसान बात थी। हिटलर, चर्चिल, मार्क्स, लेनिन, शेक्सपियर के नाटक, एम.एन. राय, टैगोर की कविता, कीट्स, शैली, शाह, सजल, गांधी का फलसफा। वह एक दक्ष और प्रतिभावान व्यक्ति, थिंकर और विद्वान। लेकिन विभाजन ने उसके मन को तहस नहस कर दिया। उसने एक बार कहा था, माँ से कभी कोई भी अपना बच्चा जबरदस्ती से अलग नहीं कर सकता। लेकिन देश के विभाजन ने उसे बाह से पकड़कर दूर फेंक दिया। बेटा चीखता रहा, माँ बुलाती रही, ममता घुटती रही, एहसास मन दबने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसके सभी साथी डरपोक निकले। और एक दिन फिर वह निहाल के पास आकर बैठ गया। तुम समझते हो कि वह कम्युनिस्ट कहलाने वाले लोग माँ के सपूत थे? उन्होंने माँ का दूध पिया था। ये देखो। और अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा, यहाँ सिंध भूमि बसी हुई है। और दोनों बाएं फैलाते हुए बोला, सिंधु यहाँ से बहती है। अपने आप को बड़ा विद्वान और लेखक समझते हैं। मैंने जितना पढ़ा और लिखा है, बताओ किसी सिंधी ने उसका 1% भी पढ़ा और लिखा है? और हाँफने लगा। कितनी ठंड थी उस रात, कितनी ठंड थी उस दिन। खांसते खांसते ही यहाँ आया था। मैली पुरानी चादर में लिपटा दुर्बल शरीर काफी कमजोर लग रहा था, मानो मरीजों महीनों से बीमार रहा हो। निहाल, ठंड इतनी पड़ रही है जितनी सिंध में पड़ती थी। मेरी माँ सर्दी में शक्तिवर्धक चीजें बना कर देती थी। और मोहिनी से कहा, चल तुझे कराची ले चलूं। लिप्टन देखेगी तो बंबई का समुद्र भूल जाएगी। बस अब गृह मंत्री को फोन लगाता हूँ। चुटकी बजाते हुए कहा, यहीं पर हेलीकॉप्टर उतरेगा। मोहिनी चाय बनाकर ले आई, चुस्की भरकर पीने लगा। निहाल, 10 रुपए तो देना, कल वापस दे दूंगा। यहाँ के कॉलेज के लड़कों को अंग्रेजी नहीं आती, मैं उन्हें ट्यूशन देता हूँ। मेरी अंग्रेजी ही जानकर देखकर वे अचरज में पड़ जाते हैं। अब तो लड़के छोकरे नहीं हैं। निहाल, मैंने तो अब पुस्तक लिखकर छपने भी दी है। वह हाँफने लगा। एक पुस्तक के 10,000 मिलेंगे, तब तक दूसरी पुस्तक भी पूरी हो जाएगी। अब कुछ ही दिनों में मैं यहाँ गांव में जाऊंगा और वहाँ के लोगों के रीति रिवाजों, खान पान पर पुस्तक लिखूंगा। रात को मुख्यमंत्री ने बुलाया था। कहा, तुम पुस्तक लिखते जाओ, मैं उसे संसार की बड़ी भाषाओं में प्रकाशित करवाऊंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे जैसा जीनियस हमारे राज्य में रहता है। बस निहाल, पुस्तकों को पैसे आने शुरू होंगे तो नोटों के अंबार लग जाएंगे। बस अब मुझे 10 रुपए दे दो। निहाल ने 10 का नोट और वाला एक स्वेटर दे दिया। उसने चादर उतारकर स्वेटर पहना और उसके ऊपर चादर लपेट ली। एक आध महीना तो उसने कोई समाचार नहीं मिला। अचानक एक दिन आया तो उसकी स्थिति पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। बड़े बड़े बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, बिल्कुल मैली कमीज। बोला, गांव में बस में बैठकर सीधा यहाँ आया हूँ।
लोग छोड़ते ही नहीं थे। बड़े स्नेही हैं गांव वाले। मेरा दिल से आदर सत्कार किया, रहने के लिए एक झोपड़ी दी है, 2 जून का खाना भी दे जाते हैं। कोई मुझे मामा कह रहा था तो कोई चाचा, कोई बाबा तो कोई दादा। बस अब मिशन पूरा होने को है। मैं खांसने लगा। अब पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। धर्मशाला वालों ने मेरा एक संदूक चोरी छिपे खिसका लिया है। उसमें मेरे हीरे रखे हुए थे। हिटलर ने वे हीरे मुझे दिए थे जब हम कराची में रहते थे। तब विशेष विमान में हिटलर मुझे लेने आया था। मुझे पता है कि हिटलर लड़ाई में जीत गया था। मोहिनी ने बीच में कहा, दादा हिटलर तो लड़ाई में हार गया था। वह गुस्सा हो गया। तू चुप कर। कौन कहता है कि हिटलर लड़ाई में हारा था? मुझे उसी समय ही जर्मन ले गया था और कहा था कि तू ही मेरा ऐसा व्यक्ति है जो लड़ाई बंद करने के लिए चर्चिल से बात कर सकता है। उसने मुझे हेलीकॉप्टर दिया। मैं सीधा जाकर चर्चिल के कमरे में उतरा था। कहती है हिटलर लड़ाई में हारा था। इतिहास जितना मैंने पढ़ा है उतना संसार के किसी भी आदमी ने नहीं पढ़ा। तुझे पता है कि भारत के प्रधानमंत्री से मेरा कितना गहरा संबंध है? भारत स्वतंत्र हुआ तब वे मुझसे सलाह लेने आए थे। मेरी छाती पर हाथ रखकर कहा था कि तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर वह हांफने लगा। हांफते हांफते कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। हम क्या जाने राजनीति के बारे में, और तू कहती है कि हिटलर हारा था। उसकी आंखों में फिर लाचारी टपकने लगी। तब मोहिनी उठकर चली गई। उसे डर लगने लगा। खाना तैयार हो तो लिया। फिर 2-3 दिन के बाद वह मिला। कहने लगा, निहाल तुम ही मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाऊं। और हंसा। यहाँ के लोग कहते हैं कि तुम हमारे हो। विदेश से संदेश आते हैं कि तुम यहाँ चले आओ, तुम हमारे हो। और निहाल मेरी माता। और वह चुप हो गया और धीरे धीरे से कहा, संदेश भेजती है कि आ, पर मैं वहां नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन क्यों नहीं जा सकता? मुझे कौन रोकेगा? है ऐसा माई का लाल जो मुझे सिंध जाने से रोके? लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा नहीं। मैं नहीं जाऊंगा। जिस माँ ने मुझे घर से दुत्कार कर निकाल दिया वहां मैं क्यों जाऊं? उसकी आंखों में बेचारगी टपकने लगी। निहाल उठ खड़े हुए और बोले, मैं जरा बाहर होकर आता हूं, लेकिन मुझे 5 रुपए दे दो। 2 दिनों से खाना नहीं खाया। उसने बेचारगी से कहा। निहाल ने मोहिनी की ओर देखा। मोहिनी खाना परोस कर ले आई और टेबल पर 5 रुपए का नोट भी रखा। वह खाने में व्यस्त हो गया। मोहिनी उसे देखती रही। उस टूटे फिटे व्यक्ति को वह और भी टुकड़ों में बंटता जा रहा है। बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़े, छोटे टुकड़ों से छोटे और भी छोटे हिस्से, यहाँ की रीत अनुसार जिनमें उन्हें समाता जा रहा है, जहां से वह कहीं और कहीं नहीं जा सकता। शायद किसी दिन इस रेत में ही विलीन हो जाएगा। फिर पतझड़ के मौसम के पत्ते गिरने लगेंगे और सफाई वाली बाई उसका ढेर बनाकर उसे आग लगा देगी। उसमें आग के शोले निकलेंगे और फिर आग बुझती जाएगी। फिर राख शेष रह जाएगी। हवा लगेगी, राख उड़ेगी, यहाँ वहां फैलेगी। मोहिनी ने महसूस किया कि वह राख उड़कर उसकी आंखों में पड़ गई है और उसमें से पानी बहने लगा है। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त। तो इस कहानी का जो मर्म है वो है उड़ रही राख। मनुष्य अतीत के जीवन में रहने के लिए बाध्य हो जाता है तो उसकी स्थिति ऐसी ही बेचैनी वाली, दर्द भरी हो जाती है, जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि सिंध छोड़ने के बाद उसके जीवन पर उसका कितना गहरा असर पड़ा कि वह बिल्कुल पतझड़ की तरह राख हो चुका है और एक न एक दिन उसने विलीन होकर राख की तरह उड़ जाना है। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।